Hello students, this is part 2 video for your MGBE 007 Non-Violent Movements After Gandhi. यहाँ पे हम बाकी के कुछ important questions को cover करने वाले हैं जो कि आपके जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा important questions हैं। अगर आपने अभी तक MGBE 007 का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो उसके लिए आप स्कॉलरली माइंड्स टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर एंड नोट्स जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जुड़ना है हमारी लाइव क्लासेस से तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक, आप उन सबको भी ज्वाइन कर लो। ओके, इस वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है सिविल राइट्स जो होते हैं उनका क्या मतलब है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सिविल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना समाज में, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सभी नागरिकों को फेयरली ट्रीट करना है और उन्हें किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से, द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, लैंग्वेज, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो सिविल राइट्स आर द राइट्स दैट प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, भाषा या अन्य आधारों पर किसी भी तरीके का भेदभाव, ठीक है, किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। ठीक है, so these are the rights that enable the individuals to participate fully in social, political and economic life with dignity and equality। तो ये क्या करते हैं, जो व्यक्ति हैं उन्हें सम्मान के साथ, ठीक है, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। कौन कौन से आपके प्रमुख अधिकार हैं जिसमें आपका राइट टू इक्वालिटी आता है, यानी कि समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, इसके बारे में इसमें बात की जाती है। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने जो भी हमारे विचार हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं फ्रीली, किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो हमारे ऊपर नहीं होती। फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम अपने मनचाहे धर्म का पालन कर सकते हैं, यानी कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें आपकी पर्सनल फ्रीडम और डिग्निटी के प्रोटेक्शन की बात होती है, भेदभाव से सुरक्षा। ये सारे 4-5 आपके राइट्स हैं। नाउ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि आज के समय विश्व की, तो जो नागरिक अधिकार हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दे इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सबकी मानव जो गरिमा है उसकी रक्षा करना, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, समानता को बढ़ावा देना, किसी भी तरीके का जाति, नस्ल, लिंग, धर्म और जातीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में ये सहायता करते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। तो नागरिक अधिकार लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, समाज में न्याय देना, ठीक है, डिजिटल अधिकार और गोपनीयता को बना के रखना। एज वी ऑल नो नाउ दिस इज द मॉडर्न डिजिटल एज। तो सिविल राइट्स में आपका प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑन द इंटरनेट, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं और राज्य को उसकी शक्ति के दुरुपयोग से रोकने में ये हेल्प करते हैं। So they limit the arbitrary actions by the government and protect the citizens from injustice. So they are very important. You have to learn these 7 points and you will explain all the points in your examination when you will write about the significance of the civil rights, why civil rights are important, especially अगर मैं बात करती हूँ तो माइनॉरिटीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समाज में न्याय लाने के लिए, गोपनीयता, अधिकार बना के रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर हम देखते हैं तो आज के समय में हमारे अधिकार जो हैं
हमारे अधिकारों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रेशियल एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन जो हम देखते हैं हमारे आसपास, जाति और नस्लीय भेदभाव होता है, लैंगिक असमानता, धार्मिक असहिष्णुता, डिजिटल निगरानी, निजता का हनन हो जाना, मतलब कोई हमारे पर सर्विलेंस लग रहा है, प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, ह्यूमन राइट्स को जगह जगह वायलेट किया जा रहा है, तो कुछ संघर्ष के क्षेत्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके चैलेंजेस हो जाते हैं। देन वी हैव द कंक्लूजन। तो सिविल राइट्स जो हैं वो क्या है, आपकी फाउंडेशन है। सिविल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड जस्ट सोसाइटी। ठीक है, नागरिक अधिकार लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। सो इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देयर इम्पोर्टेंस हैज इंक्रीज्ड। आज के समय में दे आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अब एक डिजिटल वर्ल्ड है। अब इम्पॉर्टेंट है इज टू इंश्योर इक्वालिटी, to provide strength to the democracy and to safeguard the individual freedom in both physical and digital space। केवल अब फिजिकली भी नहीं बल्कि डिजिटली भी हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की जो सुरक्षा है वो करनी है। ठीक है, फिर अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जिसमें आप रंग भेद की समाप्ति के बारे में बात करोगे। सो यू हैव टू डिस्कस द ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू अबॉलिश द अपार्थीड सिस्टम। ठीक है, रंग भेद की समाप्ति में वैश्विक समीकरण की आपको व्याख्या करनी है। सो अपार्थीड क्या है? ठीक है, ये एक सिस्टम है जहां पे किसी भी व्यक्ति की नस्ल और उसके जो रंग होता है ना, उसके आधार पर उनके साथ अन्याय किया जाता है, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। स्पेशली हमने इसको दक्षिण अफ्रीका में देखा था। सो इस सिस्टम में क्या होता था कि जो वाइट पीपल थे, दे वर द माइनॉरिटी की जो गवर्नमेंट थी वाइट पीपल्स की, वो ब्लैक पीपल्स जो मेजॉरिटी में थे ना, उनको पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं देते थे। ठीक है, सो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 94 तक लागू नस्लीय भेदभाव और पृथककरण की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने अश्वेत बहुसंख्यकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा। रंगभेद की समाप्ति में आंतरिक संघर्ष के साथ साथ वैश्विक दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नाउ लेट्स सी द ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर द अबॉलिशन ऑफ अपार्थीड। रंगभेद की समाप्ति हेतु क्या है वैश्विक रणनीति? सो यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक्शंस लिए जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो अपार्थीड है ये आता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अंतर्गत। यूएन ने काफी सारे रेजोल्यूशंस को पास किया अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उसने जो है आर्म्स एम्बर्गोज लगाए और एनकरेज किया इंटरनेशनल सेक्शंस। ठीक है, यानी कि हथियारों पर प्रतिबंध लगाया, आर्थिक प्रतिबंधों को प्रोत्साहित किया, कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। सो अनेक देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर व्यापारिक एवं निवेश संबंधी प्रतिबंध लगाए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और बैंकों ने अपने निवेश वापस ले लिए। आर्थिक अलगाव से रंगभेदी शासन फिर कमजोर हुआ। मतलब कि जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था वहां पे ये रंगभेद वाला, धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से और दूसरी कंट्रीज की हेल्प से वहां पे इसे खत्म करने में हेल्प मिलती है। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिटिसाइज द अपार्थीड गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन सहना पड़ा ऑन द वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। इसकी वजह से बहुत सारे जो नेशंस थे उन्होंने उसके साथ रिलेशंस को खत्म कर दिया। सो साउथ अफ्रीका को एक्सक्लूड किया गया स्पोर्टिंग इवेंट्स में से, उसको बैन किया गया ओलंपिक गेम्स में से, इंटरनेशनल क्रिकेट्स में से। तो बहुत सारी जो प्रतियोगिता हैं उन सब से उसको निकाला गया। आर्टिस्ट, राइटर्स, यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बॉयकॉट किया। तो ये सारी जो चीजें थी वहां पे, इन सब ने मिलकर अफ्रीका में एंटी अपार्थीड मूवमेंट्स का समर्थन किया था। सो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट सपोर्टेड एंटी अपार्थीड ग्रुप। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस रिसीव्ड ग्लोबल सिंपैथी and support. So the leaders like Nelson Mandela become symbol of freedom and equality. तो नेल्सन मंडेला का वहां पर एक इम्पॉर्टेंट रोल था। फिर जो कॉमनवेल्थ है उसका एक इसमें रोल है और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का। सो उन्होंने क्या करा कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही है उसकी मांग की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में राष्ट्रमंडल और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंग भेद का निरंतर विरोध किया।
मॉरल और ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स वहाँ पे चलाए गए। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों का जो बेनिफिट आउटकम निकल के आया वो क्या हुआ? पहला आउटकम ये निकला कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बढ़ रहा था, तो इस वजह से जो सरकार है उस पर दबाव बन रहा था और वार्ता आगे जो नेगोशिएशंस हैं उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। नेल्सन मंडेला को 1990 में रिलीज किया गया। अपार्थीड का जो कानून है उसको समाप्त किया गया। 1994 में फिर वहां पे डेमोक्रेटिक चुनाव हुए और वहां के जो नेल्सन मंडेला हैं वो वहां के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। सो द अबॉलिशन ऑफ अपार्थीड इज अ लैंडमार्क एग्जाम्पल ऑफ हाउ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन, कि जब बड़े लेवल पे सारे देश मिलकर ग्लोबली किसी एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो उसको डिफीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, ह्यूमन राइट कैंपेन्स, इन सब के माध्यम से। फिर हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको बताने हैं मेजर कंसर्न्स ऑफ गांधी एंड कुमार अप्पा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोहिबिशन। तो निषेध के विभिन्न पहलुओं पर गांधी जी और कुमारप्पा की मुख्य चिंताओं का परीक्षण करना है। सो महात्मा गांधी और जेसी कुमारप्पा इन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, सो महात्मा गांधी और जेसी कुमारप्पा शराब और अन्य नशीले पदार्थों के निषेध के प्रबल समर्थक थे। They believed that addiction harmed individuals, families, society and the economy। ठीक है, तो क्या मानना था कि जो नशा है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। सो फॉर देम प्रोहिबिशन was not merely a legal measure but a moral and social reform। ठीक है, तो ये केवल एक नैतिक नहीं था बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम था। तो महात्मा गांधी का जो व्यू है, गांधी अल्कोहल को एक समाज का इविल मानते थे और उन्हें लगता था कि अल्कोहल की वजह से जो व्यक्ति का कैरेक्टर है, उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, वो वीक हो जाती हैं। और कुमारप्पा को लगता था कि जो एडिक्शन है वो डिस्ट्रॉय करती है सेल्फ डिसिप्लिन को और व्यक्ति का जो एक आचरण है ना उसको खत्म कर देती है। ठीक है, तो गांधी जी का मत था कि शराब एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति के चरित्र और नैतिक मूल्य को कमजोर करती है। कुमारप्पा के अनुसार नशा आत्म संयम और नैतिक आचरण को नष्ट कर देता है। फैमिली लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सो दे बोथ बिलीव्ड दैट अल्कोहलिज्म लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी एंड फैमिली ब्रेकडाउन। तो ये सारी कुछ आर्थिक चिंताएं थी। तो गांधी जी के अनुसार शराब पर खर्च किया गया धन व्यर्थ जाता है, जिसे भोजन, शिक्षा और कल्याण पर आप खर्च कर सकते हो। तो कुमारप्पा का मत था कि नशा श्रमिकों की उत्पादकता कम करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है। देन ओवरऑल दोनों ने हेल्थ एंड वेलबींग की बात की कि अगर आप शराब नहीं पियोगे तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहोगे, अगर पियोगे तो उससे गंभीर नुकसान होगा, उसकी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। तो लिकर ऑफन लीड्स टू क्राइम, उसकी वजह से वायलेंस होता है। तो कुमारप्पा भी चाहते थे कि नेसेसरी इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया जाए ताकि एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण हो सके, गरीब लोगों का कल्याण हो सके। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द पुअर फैमिलीज वाज ऑफन स्पेंट ऑन अल्कोहल, जो आगे फर्दर वॉर्स कर देता है पॉवर्टी को। ठीक है, सो दे बोथ बिलीव दैट द प्रोहिबिशन वुड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर। सो दोनों का क्या विश्वास था कि निषेध से गरीबों के जीवन का स्तर में सुधार होगा। एंड द रोल ऑफ द स्टेट, तो वे चाहते थे कि सरकार शराब के सेवन को हतोत्साहित करे। ठीक है, टू डिस्करेज द अल्कोहल कंजम्पशन एंड टू प्रमोट द पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और जो कुमारप्पा हैं वो स्टेट की पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे ताकि जो सोसाइटी है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और दोनों ने कहा कि कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। देन यू हैव टू डू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ इसके पॉजिटिविटीज बतानी है कि इससे पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूवमेंट की बात होती है, क्राइम और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम हो जाएगा, इकोनॉमिक सेविंग्स प्रमोट होंगी, फैमिली लाइफ को स्ट्रेंथ मिलेगी। लिमिटेशंस ये हैं कि अगर आप पूरी तरीके से प्रोहिबिट करते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स। इलीगल लिकर का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, इलीगल जब बढ़ेगा तो और परेशानियां होंगी।
एंड गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू मिलता है सरकार को उसकी भी हानि हो जाएगी। तो दोनों ही प्रोहिबिशन को एक अच्छा तरीका मानते थे, बट उनका कंसर्न अल्कोहल कंजम्पशन का जो है ना वो एक बड़े गोल की तरफ था। वो समाज को हेल्दी, प्रोडक्टिव और एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो निषेध तो लागू करना कठिन है, पर उनके विचार में कि समाज सुधार की बहसों में आज भी उनके जो विचार हैं वो हमें प्रासंगिक लगते हैं। तो देखो कॉमन सी ही चीजें हैं, और अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप सिर्फ फटाफट से पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ, आराम से आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। इस पेपर के लिए आपको इतना स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी एक फाइनल मैराथन क्लास लेकर आऊँगी स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे, तो मैराथन क्लास को भी आप देख लेना। तो अराउंड आपके ये हो जाएंगे 2 पार्ट्स में 6 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट 8-10 क्वेश्चन मैराथन में हो जाएंगे। इतना आपके लिए काफ़ी होगा, उसके अंदर से ही आपका सारा पेपर आएगा।